गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सभी को राधे राधे। चलिए देखिए, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ठीक है, मैं जो करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ, करंट अफेयर 2022 की जो सीरीज़ है, उसमें हमने जो कल वीडियो देखी थी या कल वीडियो जो हमने कवर की थी, उसमें हमने 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का करंट कवर किया था। अगर अब बात करें, आज हम 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का करंट कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 12 महीनों का जो करंट है, वो एक महीने का जो करंट रहेगा उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, 15-15 दिन का करंट। तो इस जो 2022 का करंट है वो आपको 24 वीडियोस में पूरा कवर हो जाएगा। तो आज जो रहने वाला है वो 16 जनवरी से 31 जनवरी तक का करंट अफेयर रहने वाला है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस इतना सा कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और इस सीरीज को हम लगातार कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो आपको लगभग 8 से 9 बजे के बीच में डेली प्रोवाइड हो जाया करेगी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस 2022 कब मनाया गया? कब मनाया गया? तो अगर इसकी बात करें तो भारतीय सेना दिवस 2022 मनाया गया था 15 जनवरी को, क्योंकि प्रतिवर्ष यह दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस 2022 15 जनवरी को मनाया गया था। ठीक है, इस दिवस को जो मनाने का उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी वीर सपूत रहे हैं भारत के, ठीक है, जितने भी सैनिक रहे हैं जिन्होंने अपना देश के लिए बलिदान दिया है, वो सभी सैनिकों को एक श्रद्धांजलि और उनको सलामी देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और स्पेशली अगर कारण की बात करें तो एक भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिनका नाम था करियप्पा, जिनका पूरा नाम है के.एम. करियप्पा। ठीक है, के.एम. करियप्पा। इनको सलामी देने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है, के.एम. करियप्पा के। क्लियर? ये भारत के पहले सैन्य अधिकारी रह चुके हैं, ये बात ध्यान रखना। और इस बार का जो भारतीय सेना दिवस था 2022 का, वो कौन से संस्करण का था? वो आपका 74वां संस्करण था। ठीक है, 74वां संस्करण था। अगर बात करें कि 2023 में कौन सा संस्करण होने वाला है, तो इस बार 75वां होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, इस बार 75वां संस्करण होगा। चलिए अब बात करते हैं जनवरी के कुछ दिनों के बारे में। जनवरी के जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन हैं, केवल उनके बारे में बात कर लेते हैं। 1-2 दिन है, ज़्यादा नहीं है। तो एक तो है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के। ठीक है, ये कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 जनवरी को। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगर बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उनके आगमन में यह दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। ठीक है, एक आता है आपका हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है भाई? ये आज के दिन मनाया जाता है, यानी कि 10 जनवरी को। क्लियर? ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी के आप यही लिख लें, बाकी अगर इंपॉर्टेंट होगा कुछ तो मैं जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है 12 जनवरी को, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को, जो कि इस बार 74वां संस्करण रहा है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फोर्ब्स एक पत्रिका है, ठीक है, एक पत्रिका है जिसका नाम है फोर्ब्स। इस पत्रिका के द्वारा वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली, फोर्ब्स के द्वारा वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी कौन है? ठीक है, फोर्ब्स एक पत्रिका है, इस पत्रिका के द्वारा वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जो खिलाड़ी हैं वो कौन है भाई? तो वो हैं जापान की नाओमी ओसाका। कौन है? जापान की जापान की एक टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है नाओमी ओसाका। ठीक है, ये वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली प्लेयर रही हैं। अगर बात करें, अगर पहले नंबर पर ये हैं तो दूसरे नंबर पर कौन है भाई? तो दूसरे नंबर पर आती हैं सेरेना विलियम्स। क्या नाम है? सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स। वहीं तीसरे नंबर पर कौन आती हैं? तीसरे नंबर पर है वीनस विलियम्स। तीसरे नंबर पर है वीनस विलियम्स। ये जो फोर्ब्स की पत्रिका है, क्या इसमें किसी भारतीय का भी नाम शामिल है? बिल्कुल। तो ये सातवें नंबर पर आती हैं भारत की पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु। ठीक है, सातवें नंबर पर इस लिस्ट में आती हैं भारत की पीवी सिंधु, जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी बनी है वर्ष 2021 की, सातवें नंबर की। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली न्यूज है हमारी, अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए, कौन से ग्रुप ने भाई? अडानी ग्रुप ने, अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? अडानी ग्रुप इस समय भारत की काफी फेमस ग्रुप है, जो लगातार बिजनेस टाइकून बनते जा रहे हैं, लगातार व्यापार के मामले में। ठीक है, इनका नाम बढ़ता जा रहा है। तो अडानी ग्रुप ने 2022 में स्टील प्लांट यानी कि स्टील के बिजनेस में घुसने के लिए या प्रवेश करने के लिए, ये कह सकते हैं कि किस कंपनी के साथ व्यापार शुरू किया है या किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एक कंपनी है जिसका नाम है पॉस्को। क्या नाम है? पॉस्को। ठीक है, ये कंपनी कहां की है भाई? ये कंपनी है दक्षिण कोरिया की, दक्षिण कोरिया की, और ये दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है पॉस्को। इसके साथ एक समझौता किया है किसने? अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप ने समझौता किया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरिया के अगर बारे में बात करें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है भाई? राजधानी है इसकी सियोल। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। यहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम। पीएम कौन है? किम बू क्यूम। और अगर बात करें यहां के प्रेसिडेंट की, तो यहां के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो वो हैं मून जे इन। ठीक है, मून जे इन यहां के प्रेसिडेंट हैं। अगर बात करते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या कहेंगे? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहते हैं 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, चलिए आगे बात करें।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा दिवस है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित कर दिया है? तो यह है 16 जनवरी। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। स्टार्टअप का मतलब होता है जब आप छोटे छोटे उद्योग या बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसको बढ़ावा देते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो उसे कहते हैं स्टार्टअप करना। ठीक है, अपना बिजनेस करना। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, 16 जनवरी को मनाने की घोषणा की है। बाकी जनवरी के दिवस मैं आपको लिखवा ही चुका हूं, इसमें कुछ नया नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान। ठीक है, ये किसने शुरू किया है? तो इस अभियान को शुरू किया है मीनाक्षी लेखी ने। कौन? मीनाक्षी लेखी। अब ये मीनाक्षी लेखी कौन है भाई? तो मीनाक्षी लेखी हैं आपकी संस्कृति राज्य मंत्री। ठीक है, संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने पूर्वोत्तर राज्य समझते होंगे आप, बंगाल के पूर्व में जितने भी राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश हुआ, आसाम हुआ, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, ये सारे क्या हैं? ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो इन राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान। ठीक है, ये किसने चलाया है? ये चलाया है मीनाक्षी लेखी ने। ये कौन है भाई चलाने वाली? तो ये है संस्कृति राज्य मंत्री। ठीक है, ये संस्कृति राज्य मंत्री हैं। चलिए, अगर अभियान की बात आई गई है तो जो कुछ महत्वपूर्ण अभियान चलाए गए हैं, अगर 1-2 वो हम देख लेते हैं। ठीक है, 1-2 जो महत्वपूर्ण अभियान हैं वो हम देख लेते हैं, इससे जुड़े हुए जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं। तो एक अभियान चलाया गया है नदी उत्सव। नदियों के संरक्षण और नदियों को सम्मान देने के लिए, नदियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एक उत्सव चलाया गया है, नदी उत्सव। ये किसके द्वारा चलाया गया है भाई? गुजरात सरकार के द्वारा नदी उत्सव। ठीक है, चलिए एक उत्सव और है आपका, समाज को सुधारने के लिए एक समाज सुधार अभियान चलाया गया है। ठीक है, समाज को सुधारने के लिए एक समाज सुधार अभियान चलाया गया है। ये किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है भाई? ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, एक आता है आपका समुद्र तटों की सफाई करने के लिए पुनीत सागर अभियान। जितने भी आपके कोस्टल एरिया है, समुद्र तट वाला एरिया है, उन तटों पर गंदगी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि टूरिज्म जब बढ़ता है भाई तो ये चीज़ें भी बढ़ती हैं। ठीक है, इन चीज़ों से मुंह नहीं फेरा जा सकता। जब टूरिज्म बढ़ता है तो ठीक है, गंदगी भी वहाँ रहती है क्योंकि लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। तो समुद्र तटों की सफाई करने के लिए एक मिशन चलाया गया है, पुनीत सागर अभियान। ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है एनसीसी के द्वारा, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर। ठीक है,
राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के द्वारा चलाया गया है। अच्छा, एक अभियान और है जो नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था, घर घर कोरोना वैक्सीन के लिए, ठीक है, ताकि हर घर जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सके। कोरोना वैक्सीन, घर घर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, ठीक है। उस अभियान का नाम क्या था भाई? उस अभियान का नाम था आपका हर घर दस्तक अभियान। हर घर दस्तक अभियान। क्लियर है? चलिए अगला जो अभियान है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, 4 यही काफी है आपके लिए। नदी उत्सव गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया है। समाज सुधार अभियान बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। पुनीत सागर अभियान एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के द्वारा चलाया गया है। घर घर कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए हर घर दस्तक अभियान नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उन पर आश्रित लोगों, किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों, जितने भी पूर्व सैनिक थे, एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है, जितने भी सैनिक वगैरह हैं, एक्स मिलिट्री सोल्जर्स, तो पूर्व सैनिकों और उन पर आश्रित लोगों की पेंशन से संबंधित शिकायत के लिए एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है, एक पोर्टल का मतलब होता है वेबसाइट। एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है ऑनलाइन रक्षा पेंशन। ऑनलाइन रक्षा पेंशन, ठीक है, ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। शिकायत निवारण पोर्टल, ये एक पोर्टल यानी कि वेबसाइट चलाई है। किसने ये चलाई, मतलब किस लिए चलाई गई है? जितनी भी पेंशन से संबंधित शिकायतें हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। ठीक है, तो ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और रक्षा मंत्री कौन है आपके? राजनाथ सिंह। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया है। चलिए, अब बात आई गई है किसकी? पोर्टल की। पोर्टल मतलब वेबसाइट की। तो एक दो वेबसाइट ऐसी हैं जो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं। एक वेबसाइट है हमार आपन बजट। हमार आपन बजट। इस वेबसाइट पर जाकर आप, मतलब जिस राज्य की ये वेबसाइट है, वहां का बजट चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमार आपन बजट एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है, जहां पर आप बिहार राज्य का जो बजट है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिहार राज्य ने इस चीज को, बिहार सरकार ने इस चीज की शुरुआत की है, एक वेबसाइट बनाई है हमार आपन बजट, जहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर अपना जो राज्य सरकार का जो बजट है उसे चेक कर सकता है। अगला एक दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है व्हील्स ब्लोअर पोर्टल। व्हील्स ब्लोअर पोर्टल एक वेबसाइट क्या है? व्हील्स ब्लोअर पोर्टल। इस वेबसाइट को क्यों शुरू किया गया है और किसने शुरू किया है? तो इस वेबसाइट को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शुरू किया है। और ये किसने शुरू किया है? एक संस्था है जिसका नाम है IREDA। ठीक है, IRED एक संस्था है। ठीक है, इसके बारे में कभी मैं डिटेल से बताऊंगा जब संस्थाएं कराऊंगा। तो व्हील्स ब्लोअर पोर्टल की शुरुआत की है IREDA ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। क्लियर? चलिए, एक वेबसाइट और है
एक वेबसाइट और है, मैं यहां लिख देता हूं कभी आपको दिखाई ना दे। ठीक है, एक वेबसाइट और है जिसका नाम है उत्तम बीज पोर्टल। उत्तम बीज पोर्टल, ठीक है। ये किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीजों के बारे में बताने के लिए और वो बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल नाम की एक वेबसाइट शुरू की है। ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है भाई? हरियाणा सरकार ने। ठीक है, हरियाणा सरकार ने इस चीज को शुरू किया है। तो क्लियर है भाई, ये आगे बढ़े। चलिए अगली है भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पास एक्स 2022 की एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। कल भी मैंने आपको बताया था, मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब जब दो देशों की सेनाएं आपस में प्रैक्टिस करती हैं, लड़ने का अभ्यास करती हैं, तो उसे कहते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ऐसी कौन से देश की सेना है जिसने भारत के साथ मिलकर पास एक्स 2022 नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास का परीक्षण किया है? तो इसमें कौन कौन शामिल है? भारत और रूस, भारत और रूस। ठीक है भाई, चलिए अगर बात करें कि इसका जो आयोजन था वो कहां हुआ है, तो ये हुआ है आपका कोचीन बंदरगाह पर। कहां पर? कोचीन बंदरगाह पर। ठीक है, कोचीन बंदरगाह कहां है भाई? अरब सागर में, अरब सागर में है कोचीन बंदरगाह। क्लियर है? चलिए देखिए, अब बात आई गई है कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज की। मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर बात आई गई है तो एक दो मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने आपको एक दो जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको कराई थी। बाकी मैंने आपसे कह दिया था कि कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अभी जब नाम आ ही गया है मिलिट्री एक्सरसाइज का, तो हम देख लेते हैं थोड़ी सी मिलिट्री एक्सरसाइज। एक आपकी हुई थी जिसका नाम था सिटमैक्स, SITMEX, सिटमैक्स। ये भी 2022 में हुई है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो S यानी के श्रीलंका, I यानी के इंडिया और T यानी के थाईलैंड। ठीक है, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड। सॉरी, श्रीलंका नहीं है, सिंगापुर है ये, सिंगापुर, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, सिटमैक्स 2022 इन तीन देशों के बीच हुई है। अगर बात करें कि एक सैनिक अभ्यास है जिसका नाम है पैनेक्स, पैनेक्स 2022, ये किन देशों के बीच हुई है भाई? पैनेक्स 2022 किन देशों के बीच हुई है? तो ये बिम्स्टेक, बिम्स्टेक देशों के बीच हुई है। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक 7 देशों का एक समूह है। कितने देशों का? 7 देशों का एक समूह है बिम्स्टेक, जिसमें ठीक है 7 देश आते हैं और उसी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है पैनेक्स। 7 देश कौन कौन से हैं भाई? एक है आपका भारत, नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, ये 7 देश आते हैं बिम्स्टेक में। ठीक है, बिम्स्टेक में आते हैं 7 देश, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। चलिए अगर बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां है भाई? ढाका में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका में। क्लियर? तो बिम्स्टेक देशों के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है उसका नाम है पैनेक्स। क्या नाम है? पैनेक्स। आगे बात करें, ठीक है, एक और है आपकी सूर्य किरण, सूर्य किरण, यह भी 2022 में हुई है। सूर्य किरण
ये किन किन देशों के बीच हुई है भाई? तो ये हुई है भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच हुई है सूर्य किरण। एक है आपकी, ठीक है, एक है आपकी काजिंद। काजिंद ये 2021 में हुई थी काजिंद। इसमें भारत के साथ कौन सा देश है? तो कजाकिस्तान और इंडिया। काजिंद, इंद, ठीक है, तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और भारत, इन दो देशों के बीच हुई है काजिंद नामक एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगली है, अगला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज, 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित बिरजू महाराज का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया था, ठीक है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे भाई? पंडित बिरजू महाराज, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये कथक, कथक नृत्य के महान नर्तक थे। कथक नृत्य के महान नर्तक थे। अगर इनके बारे में बात करें तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित हैं पंडित बिरजू महाराज। कौन से नृत्य से, ये कौन से नृत्य से थे? ये एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है कथक, ठीक है, उससे संबंधित है। कहां का है भाई? ये उत्तर प्रदेश का है। कुल शास्त्रीय नृत्य हैं कितने आपके? तो कुल शास्त्रीय नृत्य आपके 8 हैं। पहला कथक हो गया जो कि उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद आता है ओडिसी जो कि ओडिशा का है, ठीक है। उसके बाद आता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद बात करें तो अगला है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। उसके बाद मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम, और एक और है कथकली, कथकली। ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों केरल के हैं। कितने हो गए? 2 और 4 6, ठीक है। 2 आपके आ जाते हैं कौन से? एक आ जाता है आपका मणिपुरी, मणिपुरी ये कहाँ का है? मणिपुर का। और एक आ जाता है आपका सत्रिया, सत्रिया ये कहाँ का है? असम का, ठीक है। ये 8 आपके क्लासिकल डांस हैं। 9वां क्लासिकल डांस माना गया है छऊ को, छऊ जिसका संबंध झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और छत्तीसगढ़ से है। क्लियर? तो पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के थे। 16 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। कथक उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा कथक के अलावा 7 और हैं, यानी कि इसे मिलाकर 8 हैं, ठीक है। ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया आसाम, मोहिनीअट्टम और कथकली केरला। 9वां माना गया है छऊ को, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की है? पहले जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता था वो 24 जनवरी से मनाया जाता था। वैसे गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन किस दिन से मनाया जाना शुरू हो जाता था? तो 24 जनवरी से मनाया जाना शुरू हो जाता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह इस दिन को 23 जनवरी कर दिया है, ठीक है। अब आपका गणतंत्र दिवस किस दिन से मनाया जाना शुरू होगा? तो 23 जनवरी से। अब 23 जनवरी से क्यों मनाया जाना शुरू होगा भाई? क्योंकि 2021 में एक दिवस नया बनाया गया था जिसे कहा गया पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 2021 में एक नया दिवस बनाया गया था, पराक्रम दिवस, ठीक है। पराक्रम दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवस की शुरुआत की गई जिसे पराक्रम दिवस के रूप में 2021 को सम्मिलित किया गया। तो 24 जनवरी को पहले गणतंत्र दिवस मनाते थे, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है यानी कि 23 जनवरी, इसी दिन से इस चीज की शुरुआत की जाने शुरू हो गई है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1897 को। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। चलिए, अगर आप अगली बात करते हैं अब, जो नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कुछ नए दिवसों की घोषणा की है। कुछ नए दिवसों की घोषणा की है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, 3-4 दिवस हैं जो नए बनाए गए हैं और इनकी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन कौन से दिवस हैं भाई? चलिए, पहला तो हो गया आपका यही पराक्रम दिवस 23, ठीक है, 23 जनवरी को। इसके अलावा एक है आपका 14 अगस्त को मनाया जाता है। अब 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन भयावह स्मृति दिवस। स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाया करेगा विभाजन भयावह स्मृति दिवस। आपको पता होगा 14 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। उसी समय भारत के 2 टुकड़े भी हुए थे, पाकिस्तान और भारत। कुछ लोग जो पाकिस्तान में रहना चाहते थे वो भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, और जो लोग भारत में रहना चाहते थे वो पाकिस्तान से भारत में आ गए। इस बीच में आने जाने में बहुत से लोग मारे गए थे। ठीक है, सांप्रदायिक तौर पर हिंसा हुई थी। तो उस हिंसा की एक झलक दर्शाता है ये दिवस, विभाजन भयावह स्मृति दिवस, जो कि 14 अगस्त को मनाया जाना शुरू हुआ है। दूसरा है आपका एक 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर, इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया गया अभी? इस दिन को एकता दिवस के रूप में, यूनिटी डे के रूप में मनाया जाना तय हुआ है। एकता दिवस, एकता से संबंधित, ठीक है, भारत के बिस्मार्क के नाम से जाने जाने वाले सरदार पटेल की जयंती पर, ठीक है, सरदार पटेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 552 देशी रियासतों का एकीकरण किया था। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें एकता दिवस के, इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा 31 अक्टूबर को। इन सभी दिवसों की घोषणा नरेंद्र मोदी ने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो इसलिए ध्यान रखें। अगला है आपका 15 नवंबर। 15 नवंबर, 15 नवंबर को भाई कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा 15 नवंबर को। क्लियर? अब यह दिवस किसके रूप में मनाया जाएगा या किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? तो ये एक जनजातीय संबंधित थे, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के, ठीक है, जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाएगा 15 नवंबर को, जनजातीय गौरव दिवस। आगे बात करें तो अगला है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा अभी? तो संविधान दिवस, क्योंकि आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अगली बात करें, अगला है 26 दिसंबर। इंपॉर्टेंट है, अभी निकला है कुछ समय पहले ही। 26 दिसंबर को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो इसे बाल दिवस, वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यह दिवस किसके लिए है? तो यह दिवस जो है, जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनके जो 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों ने अपना बलिदान दिया, तो इसीलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में इसे मनाए जाने की घोषणा की है। गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, जुझार सिंह, ठीक है, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और अजीत सिंह, इन चारों ने अपना बलिदान दिया था, तो उसी के लिए ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा भी था कि 1.25 लाख से एक लड़ावा, ठीक है, तवे गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। ठीक है, तो ये जिस समय युद्ध हुआ था उस समय ये बात गुरु गोविंद सिंह ने कही थी, तो उसी समय इनके 4 पुत्रों का बलिदान हो गया था। ठीक है, और उसमें जो मुगल सेनापति था या मुगल वजीर था, वजीर खान, उन्होंने इनके 2 पुत्रों की हत्या की थी।
क्लियर? तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। अभी वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आज का आपको करंट में क्लियर करा ही दूंगा। ठीक है? अगला है आपका भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं भाई? तो ये हैं मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। ठीक है? आप क्वेश्चन जब मैं बोला करूं तो आप उसी समय लिख लिया कीजिए। तो भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे। इन्होंने भाई किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने जेपी महंती का स्थान लिया है। जेपी महंती का स्थान लिया है। एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय, इन्होंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है? ऑपरेशन विजय में इन्होंने भाग लिया था मनोज पांडे ने, ये उसी ऑपरेशन से संबंधित हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? जेपी महंती का स्थान लिया है और बन गए हैं भारतीय थल सेना के उप प्रमुख। ठीक है? अगर बात करते हैं भारतीय थल सेना की, भारतीय थल सेना, तो इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। भारतीय थल सेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है? और इस समय अध्यक्ष कौन है भाई इसके? ये तो उप प्रमुख हैं, अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष भी हैं आपके मनोज मुकुंद नारवाणे। ठीक है? मनोज मुकुंद नारवाणे। बताओ, उप प्रमुख भी मनोज है ना, और आपके जो प्रमुख हैं वो भी मनोज हैं। चलो अच्छी बात है, कल को हो सकता है एक मनोज का नाम और आ जाए। क्लियर? तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो अभी मैंने आपको बताया था भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। क्लियर है? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बात सेना की चल रही है तो थोड़े से 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां पर हम। नौसेना के प्रमुख कौन है भाई? नौसेना प्रमुख हैं आपके आर हरि कुमार। ठीक है? नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। और बात करें वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख हैं वी आर चौधरी। ठीक है? नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। और वायुसेना प्रमुख कौन है? वी आर चौधरी। वहीं ये हो गए आपके थल सेना की डिटेल। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची एक मूर्ति बनाई गई है। वो कहां बनाई गई है? रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची, किनकी? रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची एक मूर्ति बनाई गई है। वो कहां बनाई गई है भाई? हैदराबाद में। ठीक है? हैदराबाद में बनाई गई है। अगर बात करते हैं इस स्टैचू की, तो इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया है। ठीक है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है? रामानुजाचार्य की इस मूर्ति को। अगर इस मूर्ति की बात करें तो ये जो मूर्ति है ये 5 मेटल से मिलकर बनी है। 5 मेटल से मिलकर बनी है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लोहा। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लोहा, इन 5 मेटल से मिलकर बनी है। पंच धातु है इसमें लगी हुई। चलिए आगे बात करें। तो रामानुजाचार्य थे कौन? 11वीं शताब्दी के एक समाज सुधारक थे। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया है जो पूछा भी जा चुका है। रामानुजाचार्य ने दिया था विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है? इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था जिसका नाम था विशिष्टाद्वैतवाद। क्लियर है? इनकी मूर्ति 216 फीट ऊंची बनाई गई है हैदराबाद में, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। ठीक है? और यह पंच मेटल से बनी हुई है।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए, शेयर बाजार में जो धोखा होता है उससे बचने के लिए एक ऐप आया है, एक ऐप आया है जिसका नाम है साथी मोबाइल ऐप। साथी मोबाइल ऐप, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया है? शेयर बाजार में धोखों से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है भाई? तो ये लॉन्च किया है सेबी ने। किसने? सेबी ने लॉन्च किया है इसे। सेबी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेबी की फुल फॉर्म होती है आपकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड। एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ये काम क्या करता है? शेयर मार्केट के लिए नियम और कानून कौन बनाता है? सेबी। उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, ठीक है। अगर सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। 12 अप्रैल 1992 को इसको केवल मान्यता मिली थी, ठीक है, वरना स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना मानी जाती है 12 अप्रैल 1988 को। 1988 को इसकी स्थापना हुई थी और 92 को संवैधानिक तौर पर इसको मान्यता मिली थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका कहाँ है भाई? मुंबई में। और इस समय अध्यक्ष कौन है इसके? तो अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। शेयर बाजार में जो धोखे होते रहते हैं उन धोखों से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप बनाया गया है। किसने बनाया है? सेबी ने। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 12/4/1988 को, लेकिन इसको मान्यता जो मिली 1992 में मिली। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष अजय त्यागी। ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का कार्य करता है ये संस्था, ठीक है। चलिए आगे बात करें। एक महान स्वतंत्रता सेनानी है जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उनकी 125वीं जयंती थी 2022 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित कहां की गई है? उनकी एक शानदार मूर्ति स्थापित की गई है। वो कहां की गई है? तो वो आपकी की गई है इंडिया गेट। इंडिया गेट में जो इंडिया गेट जो दिल्ली में है वहां पर इनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है इनकी 125वीं जयंती पर। 125वीं जयंती पर सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, इनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है। पहले वहां पर किसकी मूर्ति थी? पहले वहां पर इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उनकी मूर्ति थी। अब किसकी है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। क्लियर? चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 भैया कब मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे 2022 कब मनाया गया? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 25 जनवरी को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी भाई? निर्वाचन आयोग की। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से भी, स्टैटिक जीके से भी और करंट से भी, ठीक है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? नई दिल्ली में। अगर बात करें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है इस समय, इस समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय कौन है भाई? तो वो है राजीव कुमार।
राजीव कुमार। सुशील चंद्रा के स्थान पर बने हैं अभी राजीव कुमार। ठीक है, अगर बात करें पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। चलिए, ये भी सबको पता रहता है। अगला जो है, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो वो थी वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी। ठीक है, वी.एस. रमा देवी पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो महिला थी। ठीक है, अगर बात करें वो जो निर्वाचन आयोग है, इसका आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल है संविधान में, इसका जो प्रोसेस है वो 324 में है। आर्टिकल 324 में संविधान में मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। अगला है भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, वो भी पहला। ठीक है, तो पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, या कौन सा देश करेगा, सॉरी कौन व्यक्ति करेगा। ठीक है, तो पहले भारत और मध्य एशिया जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो मेजबानी करेंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी पहले भारत के मध्य एशिया सम्मेलन जो हुआ था 2022 में, उसकी इन्होंने मेजबानी की थी। जो मेजबानी की गई थी वर्चुअल माध्यम से की गई थी। वर्चुअल माध्यम जैसे कि इस समय हमारा कॉन्टैक्ट हो रहा है, वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ठीक है, वर्चुअल माध्यम से की गई थी। अगर बात करें तो जो मध्य एशिया है, इसमें 5 देशों के राष्ट्रपति शामिल थे। 5 देश कौन कौन से भाई, कजाकिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, तजाकिस्तान हुआ और किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये 5 देश सम्मिलित थे इस वार्ता में, पहले भारत मध्य एशिया सम्मेलन में। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और इसी के साथ साथ पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। 2021 में किस खिलाड़ी को पद्म विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो कौन थे भाई वो, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2022 में। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्हें एक अवार्ड और मिला है जिसे कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार, पहले इस पुरस्कार का नाम क्या था भाई, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहला नाम क्या था, मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर। ठीक है, चलिए अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने ओलंपिक जो हुए थे टोक्यो में, उसमें 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया था, जो इस क्षेत्र में भारत का पहला गोल्ड मेडल था। ठीक है, नीरज चोपड़ा के नाम पर एक स्टेडियम भी बनाया गया है जिसका नाम है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। और इस स्टेडियम का जो नाम रखा गया है वो नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है, लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था, तो ये था आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम इसका नाम था। अब इसका नाम क्या है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बुक आई थी जिसका नाम था ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। क्या नाम था, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन थे? एक बुक आई थी जिसका नाम था ए
लिटिल बुक ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन थे भाई? तो इसके लेखक थे रस्किन बॉन्ड। कौन थे? रस्किन बॉन्ड। क्लियर? रस्किन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए, अच्छा एक बुक और है इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। इसका नाम है एम्स में एक जंग। एम्स में एक जंग, ये बुक भी 2021-22 में आई थी। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये आपके पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, क्योंकि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो पहले मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एम्स में एक जंग। चलिए एक क्वेश्चन और, चलिए लिखें। किस राज्य के मुख्यमंत्री थे कौन? बुद्धदेव भट्टाचार्य। किस राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया? तो ये पश्चिम बंगाल के थे। पश्चिम बंगाल के थे कौन? बुद्धदेव भट्टाचार्य। ठीक है, इन्होंने पद्म पुरस्कार या पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब बात आई गई है पद्म भूषण पुरस्कार की या पद्म पुरस्कारों की, तो एक बार थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं पद्म पुरस्कारों पे 2022 के। ठीक है, तो 2022 में कुल कितने पद्म पुरस्कार बांटे गए? कुल कितने पद्म पुरस्कार बांटे गए? तो भैया टोटल बटे 128। 128 कैसे? 4 तो बटे पद्म विभूषण, 4 बटे थे पद्म विभूषण और 17 बटे थे पद्म भूषण और वहीं 107 पद्मश्री, 107 पद्मश्री। ठीक है, टोटल 128 पद्म पुरस्कार बांटे गए थे। 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री। अच्छा, पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा होती है वो कब होती है? तो ये होती है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है और ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। जो पद्म पुरस्कार हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई थी? तो पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी 1954 में। इसके साथ कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला है महिला हॉकी एशिया कप 2022। इसको मैं रफ कर देता हूं। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? महिला हॉकी एशिया कप 2022। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता है भाई? कांस्य पदक। भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किसे हराकर? तो चीन को हराया भैया 2-0 से। 2-0 से चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। और जो भारतीय महिला हॉकी एशिया कप है ये 2 बार, भारत ऑलरेडी 2 बार इसे विजित कर चुका है। ठीक है, पहले 2 बार इस कप को जीत चुका है। इस बार कांस्य पदक आया है, यानी कि 3rd स्थान। अगर बात करें कि भारत का इसमें 3रा स्थान है तो पहले और दूसरे नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है जापान, जिसको क्या मिला है? गोल्ड। और दूसरे नंबर पर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जिसको क्या मिला है? सिल्वर। ठीक है, और तीसरे नंबर पर भारत है। अगर बात करें इसके संस्करण की, तो संस्करण कौन सा था भाई? संस्करण था 10वां संस्करण था। और वही बात करें आयोजन कहां हुआ था? तो आयोजन हुआ था मस्कट में।
और मस्कट कहाँ है? ओमान में। ठीक है, ओमान में है मस्कट। क्लियर? चलिए ये जो हमारा करंट था ये सभी 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का करंट था। ठीक है, कल जो हमारी वीडियो आएगी वो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक की आएगी। जो जनवरी का जितना भी मैंने आपको करंट करा दिया है इन 2 वीडियोस में, इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है। तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखना, पहले उतार लेना, फिर इसको दोबारा से देखकर, तो इससे आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप उतार लो, ठीक है, उसके बाद आप आराम से इस वीडियो को देखते जाओ और अपने नोट्स को देखते जाओ। वो चीज वही मेमोराइज्ड हो जाएगी, बार बार रटने की जरूरत करंट को नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो जनवरी का जितना भी करंट था वो इतना काफी है, इतने में से ही हो जाएगा। कल से जो हम स्टार्ट करेंगे 1 फरवरी से 15 फरवरी तक का करंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो आपको करना है। दूसरा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, जिससे यार कम से कम मुझे भी आगे हौसला मिले आगे वीडियोस बनाने का। इस करंट अफेयर की जो सीरीज है इसको मैं लगातार कंटिन्यूस करूंगा और 24 वीडियोस में आपका पूरा 2022 का करंट अफेयर निपटा दूंगा। चलिए, ये तो रही करंट अफेयर की बात। जैसे ही ये वीडियो समाप्त हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको रेगुलर हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कराता रहूंगा यहां पर। यानी कि हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास 1 से लेकर लास्ट तक। ठीक है, देखिए कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिस पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के नोट्स कंप्लीट हो। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है। मैं आपको इस चैनल पर कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद कंप्लीट हिस्ट्री कराऊंगा, उसके बाद पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी। ठीक है, हो सकता है तो साइंस वगैरह में भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए केवल करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट रहेगी। आपको जितना मैं करंट कराऊं उतना काफी है। ठीक है, इसी पर भरोसा कीजिए और इसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।